हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द लाइफ एकेडमी, जहां हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जहां जीएस के सवाल पूछे जाते हो, तो हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के टॉपिक सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे बिहार स्पेशल और बिहार के उन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछे जाते हैं या पूछे गए या पूछने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा लें। तो एक एक कर हम बात करते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। तो पहले हम प्राचीन बिहार, ठीक है, प्राचीन बिहार का इतिहास देखते हैं कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला जो सवाल बनता है वो है इतिहास के स्रोत से। इतिहास के स्रोत से सवाल पूछे जाते हैं। अब इससे सवाल क्या बनता है, तो पहले तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा जाता है, तो किताब या तो पुस्तक का नाम लिखा होगा तो लेखक पूछेगा, अगर लेखक का नाम होगा तो पुस्तक के नाम पूछे जाते हैं। जैसे में इंडिका, अगर इंडिका लिखा हो तो पूछा जाएगा कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया, तो इंडिका लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है, अस्थनीज के द्वारा। उसी तरह पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो चाणक्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा जा गया है, ठीक है। तो ऐसे कर बहुत सारी किताबों के नाम रहते हैं, तो लेखक का नाम पूछेगा, अगर लेखक का नाम होगा तो किताबों के नाम पूछे जाएंगे। या यहाँ से इन सारे किताबों में क्या इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, मतलब अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज किसके दरबार में, तो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होगा, ठीक है। तो अब इससे सवाल पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था उसकी किताबों में इंडिका में किस बात की चर्चा किया गया है, मतलब राजा की प्रशासनिक व्यवस्था है, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं। उसी तरह जिस तरह इंडिका से पूछा जाएगा सवाल, उसी तरह अर्थशास्त्र से भी सवाल पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र में किस बात की हमको जानकारी मिलता है, ठीक है। या दास प्रथा का प्रचलन था, तो इन किताबों में दास प्रथा के प्रचलन की जानकारी मिलता है या नहीं, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक बिहार। ऐतिहासिक बिहार, यहाँ से सवाल बनता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ से क्या, तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। तो ऐसे टाइम को 3 भागों में बांटकर सवाल पूछे जाते हैं कि पूर्व पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल। ऐसे इसकी परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे बनता क्या है, तो इन जगहों पर पाए गए या इस काल के समय में पाए गए वस्तु के साक्ष्य। कोई भी वस्तु पाया गया तो या तो वस्तु का नाम लिखा होगा तो जगह पूछा जाएगा, अगर जगह का नाम होगा तो वस्तु पूछा जाएगा कि इस जगह पर कौन सी वस्तु पाई गई है, ठीक है, या कौन से काल की ये वस्तु है जो हमें प्राप्त हुआ है। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं वेद में। तो क्या वेद सब पढ़ना है, नहीं, सब नहीं पढ़ना है, केवल ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। अब ऋग्वेद से सवाल क्या बनता है, तो ऋग्वेद से सवाल बनेगा कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं, ठीक है, या उनकी मंत्रों का कितने मंत्रों का उच्चारण है उसमें, या किस नदी की चर्चा किया गया है, गंगा नदी की चर्चा कितने बार है, सरस्वती नदी की चर्चा कितने बार है, इंद्र भगवान की चर्चा कितने बार है, अग्नि की चर्चा कितने बार है, ठीक है, या ये पूछे जाते हैं
कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है, गायत्री मंत्र का रचना किसके द्वारा किया गया। तो ऐसे करके ऋग्वेद के सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से पूछा जाता है प्राचीन नदियों के नाम, नदियों के नाम, ठीक है, नदियों के नाम पूछा जाता है। मतलब अब क्या है ये, जैसे रहेगा रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। अब पूछा जाएगा कि रावी नदी का उस समय प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। रावी नदी का, जैसे वर्तमान समय में रावी नदी बोलते हैं, रावी नदी कहाँ बहती, तो हड़प्पा में पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। तो अब इसका प्राचीन नाम पूछ लेगा। जैसे इसका प्राचीन नाम क्या था, परुष्णी, ठीक है, उस समय के प्राचीन नाम था। तो इसी करके बहुत सारी नदियों के नाम दिए रहेंगे और उसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाएगा। जैसे झेलम नदी, चिनाब नदी, ठीक है, सतलज नदी। तो ऐसे नदियों के नाम जो है प्राचीन नाम वो पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब आते हैं इसके बाद, वेद के बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। वैदिक काल से क्या पूछा जाएगा, वैदिक काल से प्रशासनिक व्यवस्था पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सभा और समिति, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि उस समय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, सभा और समिति में महिलाएं भाग लेती थी या नहीं, या कर टैक्स को उस समय किस नाम से जानते थे, ठीक है। तो इन सारी बातों की चर्चा जो है वैदिक काल से सवाल से पूछे जाते हैं। तो इनको इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है महाजनपद। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। अब महाजनपद क्या है, तो महाजनपद से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल क्या पूछे जाते हैं, जैसे में पूछ लिया जाएगा कि बिहार में टोटल कितने महाजनपद हैं, तो हम कहते हैं कि 16 महाजनपद है, ठीक है। सॉरी, बिहार में कह रहे टोटल कितने महाजनपद है, 16 हैं। बिहार में कितने, तो बिहार में 3 है। किसी एक का नाम, तो एक का नाम जैसे मान ली पूछा जाएगा कि मगध, तो प्राचीन समय में मगध कहते थे। तो इसकी वर्तमान स्थिति भी पूछ लेगा कि वर्तमान में ये कौन सा क्षेत्र है, अभी वर्तमान समय में कौन सा जिला जो मगध कहलाता था पहले। तो पटना और गया के बीच का जो क्षेत्र होता था उसको पहले मगध बोलते थे। इसके अलावा इससे सवाल पूछे जाते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है, उस समय। तो राजगीर या गिरिब्रज उस समय राजधानी थी। तो हमको याद क्या रखना है, उसके प्राचीन नाम, वर्तमान स्थिति और इसकी राजधानी। तो इससे सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि बिहार में कितने हैं, बिहार से बाहर कितने हैं। उस समय सबसे प्रथम जो था गणतंत्र महाजनपद कौन सा था। तो ऐसे करके सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है धर्म सुधार आंदोलन। इसको इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब धर्म सुधार में कौन सा आएगा, जैन धर्म आएगा और बौद्ध धर्म आएगा, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल पूछे जाते हैं। अब इससे सवाल क्या पूछा जाता है, तो जैसे पूछ लिया जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, मतलब कौन व्यक्ति था जिसने जैन धर्म की स्थापना की, उसका नाम क्या था। तो उनका नाम था ऋषभ देव। ये कौन थे, ये प्रथम गुरु थे। अब इससे 2-3 जो गुरु हैं उनके नाम पूछे जाते हैं जैन धर्म में, जो इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रथम वाले पूछे जाते हैं, दूसरा 23वें कौन होंगे वो पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 24वें, ठीक है। 24वां कौन है, महावीर। अब इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सब याद रखना, प्रथम कौन था, 23वें कौन थे, ठीक है। 23वां जो होंगे पार्श्वनाथ होंगे, वो कहाँ के रहने वाले थे, किसके पुत्र थे। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। उसी तरह महावीर के भी
जितने भी फैक्ट होते हैं वो सभी पूछे जाते हैं। जैसे में उनके बचपन का नाम क्या था, वो कौन से कुल में उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, पत्नी कौन थी, पुत्र या पुत्री कौन थी, किस आयु में उन्होंने गृह त्याग किया मतलब घर को छोड़ा, कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, किस नदी के किनारे हुआ, किस पेड़ के किनारे हुआ, उन्होंने किस भाषा में पहला उपदेश दिया था और कहाँ दिया था, ठीक है, जैन धर्म के संरक्षण कौन कौन राजा थे, महावीर का अंतिम जो समय था मतलब उनकी मृत्यु के बाद उनको कहाँ दफनाया गया था, ये सारी चीज़ें जो है महावीर से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से पूछा जाता है इसके सम्मेलन। तो जितने भी जैन सम्मेलन हुए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैन सम्मेलन में क्या पूछे जाएंगे, जैसे में जैन सम्मेलन में पूछ लिया जाएगा कि उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम दूसरा तीसरा जितने भी होंगे उसके अध्यक्ष कौन होंगे, ठीक है, किस कहाँ हुआ था, किस राजा के समय में हुआ था, ये सारी चीज़ें। उसी तरह सेम गौतम बुद्ध का भी इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। गौतम बुद्ध तो इनका तो पहले वाला सब जन्म कहाँ हुआ था, किस कुल में हुआ था, पिता कौन थे, माता कौन थी, पत्नी कौन थी, पुत्र कौन था, कितनी आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, कितने वर्षों तक तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, ठीक है, किस पेड़ के नीचे हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, किस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया, उसके अनुयायी कौन कौन बने थे, ठीक है, उन्होंने उपदेश कहाँ कहाँ दिया, कौन से राजा द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ भी पूछे जाएंगे सम्मेलन कि कितने बौद्ध सम्मेलन हुए। तो टोटल 4 सम्मेलन हुआ था। अब चारों में पूछ लिया जाएगा कि अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया बौद्ध सम्मेलन, क्या उस बौद्ध सम्मेलन में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था। जैसे आप चौथा बौद्ध सम्मेलन पढ़ेंगे तो कनिष्क के समय में हुआ था कुंडलवन कश्मीर के अंदर। वहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, एक महायान हो गया था और एक हीनयान हो गया था। तो दोनों की विचारधाराओं में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया था। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, अब इससे क्या, तो इसके यहाँ से शुरू होगा राजाओं का शासन। तो इससे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे में वृहदत्त वंश, ये सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है हयक वंश, इसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है शिशु नाग वंश, इससे सवाल पूछे जाएंगे। नंद वंश, इससे सवाल पूछे जाएंगे। मौर्य वंश, इससे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आएगा पुष्यमित्र शुंग, इससे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होगा कुछ बाहरी आक्रमण, ठीक है। इसके बगल में ये छूट गया था जरा, यहाँ होगा सिकंदर, उससे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। बाहरी आक्रमण के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से गुप्त वंश, इसके अलावा सातवाहन वंश, तो ऐसे करके बहुत सारे वंशों का यहाँ टाइम शुरू होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि मगध के अंदर पहले किस वंश का शासन हो शुरुआत, तो कहा जाएगा कि वृहदत्त वंश। अब इसकी जानकारी कहाँ मिलता है, तो जानकारी भी याद रखेंगे कि कहाँ पर कहा गया है कि पहला जो वंश हुआ था मगध साम्राज्य के अंदर शासन व्यवस्था करने वाला, वो वृहदत्त वंश था। तो कहाँ लिखा हो, तो पुराण में लिखा हुआ है क्या, और कहीं लिखा हुआ, तो जानकारी भी याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ के राजाओं के शासन व्यवस्था, जैसे मान लीजिए हयक वंश पढ़ रहे हैं, तो हयक वंश में क्या क्या याद रखें, तो हयक वंश में याद रखेंगे कि पहले राजा कौन होंगे, तो उनका टाइम कब से कब तक होगा, उनका शासनकाल कब तक चला, मतलब कितने वर्षों तक चला था, क्या उनका किसी के साथ युद्ध हुआ था, उनकी पत्नी कौन थी, क्या उन्होंने कुछ मंदिर या मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद उसका पुत्र कौन था, तो उसका टाइम याद रखेंगे। उसके बाद अंतिम कौन था, ठीक है। किसी भी वंश का पढ़ेंगे तो प्रथम तो याद रखेंगे, इसके अलावा अंतिम राजा कौन था ये भी याद रखेंगे, क्योंकि अंतिम राजा से सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि अंतिम राजा के बाद ही एक नए वंश, जैसे मान लेते हैं
कि हयक वंश पर है, तो हयक वंश का लास्ट कौन सा राजा होगा, तो नंदवर्धन होगा। ठीक है, तो मान लेते कि नंदवर्धन हुआ, तो नंदवर्धन की हत्या कौन करेगा, शिशुनाग। तो शिशुनाग कौन से वंश की शुरुआत करेगा, तो शिशुनाग वंश की शुरुआत करेगा। ठीक है, तो अंतिम राजा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब है थोड़ा सा कुछ वंशों के बारे में समझ लेते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में पूछा जाएगा कि प्रथम राजा मतलब किसके द्वारा स्थापना किया गया, तो वो होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अब इससे क्या क्या सवाल बनता है, तो पहला कि इसकी राजधानी कहाँ था। ठीक है, क्या इसने कोई युद्ध लड़ा था, इसकी पत्नी कौन थी। ठीक है, कितने क्षेत्रों पर इसका अधिकार था, कितने क्षेत्रों पर इसका अधिकार था, क्या इसके दरबार में कोई विदेशी व्यक्ति आया था, अगर आया था तो उसने कौन सी किताब लिखा था, मतलब कौन सी पुस्तक लिखा था। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऐसे कर कर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र कौन होगा, उससे सवाल हम पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और राजा होगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 2 राजाओं के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा जाएगा अशोक। तो अशोक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो पहले तो इसकी जानकारी कैसे होगा, अशोक के बारे में हम कैसे जानेंगे, क्या इसके द्वारा कोई शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख या कोई भी गुफा बनाया गया हो जहाँ से हमको अशोक के बारे में जानकारी होती है। तो हाँ, ये बहुत सारे शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, ठीक है, स्तूप हो गया, ऐसे करके बहुत सारे निर्माण किए थे। इसके अलावा इसके समय में युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध हुआ था। ये कौन से धर्म को मानता था, ठीक है, धर्म को मानता था, किस धर्म को ये संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुआ था, इसके गुरु कौन थे। तो ऐसे कर कर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। तो 2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक अशोक। इसके अलावा इससे सवाल पूछे जाते हैं कि अशोक के बारे में पहली बार किसके द्वारा बतलाया गया, ठीक है, कि किस अंग्रेज के द्वारा, इतिहासकार के द्वारा खोज किया गया कि अशोक जैसा कोई राजा था ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से कला और संस्कृति से भी सवाल पूछे जाते हैं। कला और संस्कृति जैसे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप तो ये अशोक द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके इससे सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं शुंग वंश। तो यहाँ से सवाल बनता है शुंग वंश। शुंग वंश में किसका, तो पहले तो पुष्पमित्र शुंग, ठीक है, पुष्पमित्र शुंग या पुष्प य लिखा रहेगा या प रहेगा, या तो य या तो प रहेगा, पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। अब ये क्या पूछा जाएगा, पहले तो इसके सारी चीज़ याद रखेंगे, इसकी राजधानी कहाँ बनाएगा, दूसरा इसने कौन सी उपाधि धारण किया था, राजाओं की उपाधि। इससे पहले भी जितने वंशों का पढ़ा है तो उन सब ने अगर कोई उपाधि धारण किया होगा तो उससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कौन से धर्म को मानता था, इसने क्या स्तूप निर्माण किया था, कुछ बनाया था, तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला वाला तो याद रखेंगे। दूसरा, इसका एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा अग्नि पुष्पमित्र। ठीक है, अब इससे सवाल पूछे जाएंगे, अग्नि पुष्पमित्र। ठीक है, अब इससे सवाल क्या पूछेगा कि इस पर एक किताब लिखा गया था, किसके द्वारा, कालिदास द्वारा। ठीक है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि अग्नि पुष्पमित्र पर
किसके द्वारा किताब लिखा गया, तो कालिदास द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, ठीक है, उसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। इसने कौन सी उपाधि धारण किया था, तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसमें पूछा जाएगा कि इसका अंतिम राजा कौन था, ठीक है, अंतिम राजा कौन था, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ वंशों के नाम सुन लीजिए, जैसे कन्नौ वंश, इससे सवाल पूछे जाते हैं। या उसके अलावा होता है, उसके बाद होता है कुषाण वंश, कुषाण वंश, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, तो समझ लीजिए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे भी गए हैं, ठीक है, यह सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है इसमें कनिष्क, तो इसको और भी आई रखिएगा कि क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे ही जाएंगे कनिष्क के बारे में। ये दोनों इम्पोर्टेंट, इन दोनों के बारे में क्या, तो उसी तरह प्रथम राजा कौन होगा, ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ बनाया गया था, किसको हराने या किसकी हत्या करने के बाद उसने शासन व्यवस्था करना शुरू किया गया था, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है कनिष्क। कनिष्क क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म का चौथा सम्मेलन होगा, चौथा सम्मेलन होगा, सम्मेलन कौन सा, बौद्ध धर्म का, ठीक है, यहीं पर बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ जाएगा, एक महायान हो जाएगा और एक हीनयान हो जाएगा। तो सवाल पूछा जाता है कि किस राजा के समय में चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, उस बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, किस जगह पर हुआ था, ठीक है, अगर हुआ था तो उसके प्रभाव क्या पड़े, तो ऐसे कर कर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा वंश था, उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश, गुप्त वंश में ये क्या याद रखेंगे, पहला तो याद रखेंगे प्रथम राजा कौन होगा, ठीक है, प्रथम राजा मतलब कौन गुप्त वंश की स्थापना करेगा। उसके अलावा उसकी राजधानी मतलब वो राजधानी कहाँ बनाया था और कौन सी उपाधि धारण किया था। इसके अलावा क्या वो कोई युद्ध लड़ा था, उसकी पत्नी या पुत्र कौन था, ठीक है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद प्रथम के बाद जो राजा का नाम लिख रहे हैं गुप्त वंश में, सिर्फ केवल उसी राजा के बारे में पढ़ना है, सभी राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इससे सवाल पूछे जाते। पहला राजधानी याद रखेंगे क्योंकि राजधानी से सवाल पूछे जाते हैं। उसने कौन सी उपाधि धारण किया था, ये सवाल पूछे जाते हैं। उसका युद्ध किसके साथ हुआ था, ठीक है, उसने कौन से सिक्के जारी किए थे और सिक्कों पर किस प्रकार की आकृति बनी थी, मतलब आगे पीछे जो था किस प्रकार की आकृति बनी थी। इसके अलावा इसकी हमें जानकारी कहाँ से होता है, मतलब अगर चंद्रगुप्त प्रथम की है तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमें जानकारी का स्रोत कहाँ क्या है,
कहाँ से हमें पता चलता है कि गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, ऐसा कहाँ लिखा है? तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है इनकी पत्नी कौन थी और पुत्र कौन था। ठीक है, तो ये सारे सवाल बनते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं इसी राजा के क्रम में अगला राजा होगा समुद्रगुप्त। इससे सवाल पूछा है। पहला, राजधानी इसकी याद रखेंगे, राजधानी कहाँ बनाएगा। फिर उसके बाद इसने कौन सी उपाधि धारण करेगा। ठीक है, इसके कुछ उपनाम भी थे। उपनाम, उपनाम मतलब क्या था इसका? इसको कहा जाता था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो पूछ लिया जाएगा कि भारत का नेपोलियन जो है किसके द्वारा कहा गया, ये कितने क्षेत्रों पर इसका अधिकार था। ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसके पुत्र कौन था, मतलब पहले तो पत्नी कौन थी, उसके बाद पुत्र कौन था। ठीक है, क्या इसने कोई युद्ध लड़ा था, इसके द्वारा किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, सिक्के पर किस प्रकार की आकृति बना हुआ था। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इसकी जानकारी का स्रोत क्या था, मतलब इसके बारे में, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कैसे होता है कि ऐसा कोई भी राजा था जिसका प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार का था। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, गांव या ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, टैक्स जो कर लगता था वो कितना लगता था। ठीक है, टैक्स के नाम क्या क्या थे, कौन कौन से क्षेत्रों में टैक्स लगाया जाता था, व्यापार पर लगता था, कृषि पर लगता था, क्या इसके अलावा भी और कहीं टैक्स लगता था या नहीं। तो ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब इससे सवाल पूछा जाएगा। पहला तो यही याद रखेंगे, राजधानी, उपाधि। ठीक है, वही सारी चीज़, राजधानी, उपाधि, जानकारी का स्रोत क्या था, इसके पुत्र कौन थे, पुत्री कौन थी, क्या इसने कोई युद्ध लड़ा था। ठीक है, युद्ध लड़ा था तो किसके साथ लड़ा था, कितने क्षेत्र पर इसका अधिकार था, कहाँ कहाँ अधिकार था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके द्वारा पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसके नवरत्न व्यवस्था से के बारे में भी पूछा जाएगा। नवरत्न व्यवस्था, अब ये नवरत्न व्यवस्था क्या था, मतलब इसके दरबार में 9 बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति रहा करते थे जो, जिसमें कवि हुआ करते थे। ठीक है, या जो प्रधान थे, सेनापति थे। ठीक है, तो ऐसे कर कर विद्वान जो थे इनके दरबार में रहा करते थे। इसके अलावा इनके दरबारी कवि, मतलब इनके दरबार में कौन कौन से कवि रहा करते थे, या कोई विदेशी व्यक्ति का, विदेशियों का आगमन हुआ हो। ठीक है, क्या उसके द्वारा कोई पुस्तक लिखा गया हो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, इसके अलावा आते हैं स्कंद गुप्त। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं स्कंद गुप्त से सवाल पूछा। अब इससे सवाल क्या, वो तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा लिखेंगे इसके समय में हुर्णों का आक्रमण हुआ था, हुर्णों का आक्रमण।
ठीक है। इसके समय में हुड्नों का आक्रमण होता है। तो सवाल क्या पूछा जाएगा कि किस राजा के समय में हुड्नों का आक्रमण हुआ था, या हुड्न जनजाति का जो आक्रमण हुआ था किस राजा के समय में होता है, किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके इस वंश का अंतिम राजा के बारे में। अंतिम राजा, अंतिम वाला याद रखें, जिसका नाम होगा भानुगुप्त। ठीक है। भानुगुप्त क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके समय में सती प्रथा हुआ था। सती प्रथा, सती प्रथा क्या था? देखिए, सती प्रथा होता था कि जब किसी महिला के, शादीशुदा महिला की, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस महिला को भी उसके हस्बैंड की बॉडी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा का उस समय प्रचलन था। तो यहाँ पर पहली बार सती प्रथा जो देखने के लिए मिला था। ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा कि सती प्रथा का जो उस समय भानुगुप्त के समय में प्रचलन था, उसके जानकारी का स्रोत क्या है। तो मतलब हमको जानकारी कैसे होता है कि सती प्रथा भी ऐसी कोई व्यवस्था उस समय होती थी या नहीं होती थी। तो जानकारी पूछ लेगा, मतलब किस अभिलेख में लिखा हुआ है, शिलालेख में लिखा हुआ, गुहा लेख में कहाँ लिखा हुआ है ये बात। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। गुप्त वंश के बाद आते हैं अगला पाल वंश के बारे में। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, इम्पॉर्टेंट है पाल वंश। ठीक है। तो पहला तो याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कौन करेगा, तो उनका नाम होगा गोपाल। एक इस राजा के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा राजा होगा जिसका नाम होगा धर्मपाल। ठीक है। इन दोनों की पहले तो राजधानी, इसकी भी राजधानी, इसकी जानकारी का स्रोत, तो इसका भी जानकारी का स्रोत क्या होगा, क्या ये कोई उपाधि धारण करेगा, तो इसका भी पढ़ेंगे, उपाधि कोई धारण किया था या नहीं। इसके अलावा इन दोनों के द्वारा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। तो पूछ लिया जाएगा कि कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। वो विश्वविद्यालय वर्तमान समय में कौन से क्षेत्र में है, मतलब कौन से ज़िले में है। ठीक है। उसका नाम क्या है, किस जगह पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके अंतिम राजा के बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बोलना भूल गए थे, ये धर्मपाल के समय में एक लड़ाई होगा जो होगा त्रिपक्षीय। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो था किसके किसके बीच में हुआ था। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ और, जैसे कर्नाट वंश। ये टॉपिक है, ज़रा इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इससे सवाल पूछे जाते हैं। कर्नाट वंश, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा नुहानी वंश। ठीक है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो कर्नाट वंश, तो राजा कौन था, ठीक है, उपाधि कौन सी धारण की थी, उसकी राजधानी कहाँ थी, किन क्षेत्रों में लड़ाई वगैरह हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये तो था प्राचीन इतिहास।
अब प्राचीन इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो मध्यकालीन में पढ़ेंगे, पहले तो यहाँ याद रखेंगे कौन कौन यात्री बिहार आए थे, उनकी कौन सी पुस्तक था, उसके जानकारी का स्रोत क्या था हमें। ठीक है, इसके अलावा क्या उसके आने पर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। किताब वाला याद रखिएगा, पुस्तक और लेखक। अगर लेखक था तो लेखक किस राजा के साथ आया था बिहार। ठीक है, तो ये सारे सवाल पूछे जाते तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं तुर्कों का आगमन। तुर्कों का आगमन, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कौन सा, बख्तियार खिलजी के बारे में। खिलजी या खिलची रहता है कहीं, ठीक है, याद रखिएगा, खिलजी भी रहता है और कहीं खलजी भी रहता है या खलजी। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है। तो बख्तियार खिलजी, तो पहले तो बख्तियार खिलजी कौन था, किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गौरी के साथ आया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। बिहार में इसने क्या किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाया था। कब लगाया था, तो उस समय राजा बिहार के अंदर कौन था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, इसने प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ स्थापित किया, इसकी मृत्यु के बाद इसको कहाँ दफनाया गया। तो बख्तियार खिलजी, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा या कि इसने कोई मस्जिद बनाया था, मकबरा बनाया था, तो ये सारी भी चीज़ें यहाँ से पूछे जाते हैं बख्तियार खिलजी से। ठीक है, इसके अलावा सूफी संतों का आगमन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे सवाल पूछे जाते हैं कि उस समय कौन से सूफी संतों का आगमन हुआ था बिहार में। ठीक है, कौन कौन से सूफी संत थे, वो बिहार के किन क्षेत्रों में आए, उन्होंने किस राजा के समय में आए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इससे सवाल पूछते हैं क्या, बिहार में इसने सूबेदार नियुक्त किया था, या बिहार के किस क्षेत्र पर इसका अधिकार था। ठीक है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है तुगलक वंश। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुगलक वंश से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तुगलक वंश से कौन सा, तो पहला तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से सारे सवाल बनते हैं। तो क्या याद रखेंगे, इसकी जानकारी का स्रोत, पहला इसकी राजधानी कहाँ स्थापित किया गया था, बिहार के क्षेत्रों में कहाँ शासन स्थापित किया था, इसने किसे अपना सूबेदार
बिहार में नियुक्त किया था। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार का था, ठीक है, क्या इसने कोई मकबरा बनाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर पूछे जाएंगे लोधी वंश। लोधी वंश से सवाल पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लोधी वंश से किससे, तो बहलोल, लोधी से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिकंदर लोधी से सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इब्राहिम लोधी से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया से पढ़िएगा, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। और इसके अलावा इसके द्वारा नियुक्त किए गए सूबेदार, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमेशा सवाल बनता है, वो है शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार से, ठीक है, एग्जाम के बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। तो इसकी सारी चीज़ें, पहला तो इसका बचपन का नाम क्या था, पिता कौन थे, माता कौन थी, ठीक है। इसके बचपन में क्या नाम था, इसने प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके पिता क्या करते थे, ठीक है। ये राजा बनने से पहले क्या करता था, किसके पास रहता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, इसका युद्ध किसके साथ हुआ था, भूमि कर के बारे में इसने क्या व्यवस्था किया था, भूमि के मापन प्रक्रिया के लिए कौन सा माप प्रणाली को अपनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शेर शाह सूरी का इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं मुग़ल। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आएगा मुग़ल। तो मुग़ल में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो मुग़ल में पहले तो पढ़ेंगे हम थोड़ा बाबर के बारे में। उसके बाद अकबर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता, अकबर वाला इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अकबर का बिहार के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित था। अकबर हो गया। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, थोड़ा शाहजहाँ, और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, औरंगजेब। अकबर को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, और इसके अलावा यहाँ पर औरंगजेब को भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या पूछेगा, तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था पूछेगा, इसके द्वारा नियुक्त किए गए सूबेदार ये पूछेगा, इसके द्वारा स्थापित किए गए मंदिर, मस्जिद, मकबरे, ठीक है, सूफी संत, ये सारे सवाल पूछे जाएगा। इसके अलावा औरंगजेब का एक पोता था जिसका नाम था अजीम, ठीक है। तो अजीम भी कुछ समय तक के सूबेदार या बोल सकते गवर्नर के रूप में काम किया था, जिसके कुछ समय पहले मतलब अजीम के समय में जो था, पटना को अजीमाबाद भी कहा जाता था। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं उसके बाद है गुरु गोविंद
सिंह के बारे में, ठीक है, सिख गुरु, सिख गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तख्त श्री पटना साहिब, ठीक है। हाँ, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है क्योंकि इनका जन्म बिहार के पटना में ही हुआ था, तो इससे सवाल बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब है आधुनिक बिहार, ठीक है, आधुनिक बिहार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। आधुनिक बिहार में क्या, तो पहले यूरोपियों का आगमन, कहाँ पर, बिहार में, यूरोपियन का आगमन, अब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि बिहार में कौन कौन सा यूरोपियन जो थे आए थे, मतलब ये कौन कौन सी कंपनी बिहार में आई थी। डच आई थी, डेनिश आई थी, फ्रांसीसी आए थे, अंग्रेज आए थे, ठीक है। या ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन नहीं आया था, ठीक है। इसके अलावा पूछे जाते कि इनके द्वारा कौन कौन सी व्यापार के, जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सा होता था, डच के द्वारा कौन सा होता था, फ्रांसीसी के द्वारा कौन सा होता था, पुर्तगाल के द्वारा कौन सा होता था, ठीक है। इसके अलावा बिहार के पटना वाले क्षेत्र में डच हैं या पुर्तगाल हैं, अंग्रेज हैं, उनके द्वारा कौन सी स्थापत्य कला का निर्माण किया गया है, तो इससे भी इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके व्यापार व्यवस्था से सवाल बनता है, निर्माण से बनता है, मतलब जैसे पटना का कॉलेज की इमारत, ठीक है, इमारत, तो वो कौन बनवाया था, ठीक है। या इसके द्वारा कोई युद्ध, पुर्तगाल, डच, डेनिश, ठीक है, फ्रांसीसी के द्वारा कोई युद्ध वगैरह लड़ा गया था, तो वो इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको VI कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1857 की क्रांति आपको GS पेपर 1 में भी सवाल मेंस का बनता है, ठीक है। अब इससे क्या पूछा जाएगा, अगर रिलेट करें बिहार तो, ठीक है, 1800 क्रांति की अगर भारत में पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ने के लिए मिलेगा, और बिहार रिलेट करेंगे तो बिहार में भी। तो पूछ लिया जाएगा कि बिहार के किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था, कौन जिला में हुआ था या किस क्षेत्र में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। 1857 की क्रांति बिहार के किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक पड़ा या किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था। इसके अलावा बिहार में कुंवर सिंह के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका जो थी अहम थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है
तो इसको तो आप बढ़िया से कवर कीजिएगा, क्योंकि ये मेंस में भी आपको काम आता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर ऑप्शनल रखेंगे तो ऑप्शनल में भी हिस्ट्री अगर रखते हैं तो वहाँ भी ये बहुत जगह काम आता है। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं बहावी आंदोलन, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, बहावी आंदोलन। इसके अलावा बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन जो 1905 में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या, जैसे बहावी आंदोलन किसके द्वारा किया गया, उसमें बिहार की क्या भूमिका थी, बिहार में कौन किसके द्वारा इस बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया गया, किस क्षेत्र में हुआ था, कितने वर्षों तक चला, कब से कब तक चला। ठीक है, उसी तरह बंग भंग आंदोलन मतलब बंगाल विभाजन जो आंदोलन 1905 में हुआ था, तो उसमें बिहार की क्या भूमिका थी, बिहार के में क्या क्या हुआ इसके समय में। ठीक है, इस समय बिहार में जो गवर्नर या जो भी अधिकारी थे वो कौन थे, उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन ये भी इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे तो वहाँ भी कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ने के लिए मिलता है, और बिहार में पढ़ेंगे तो बिहार में भी कांग्रेस अधिवेशन में कितने बार बिहार में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष के कौन थे। ठीक है, उस अधिवेशन में इम्पोर्टेंट कौन सी बातें हुई थी, तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, जैसे में चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मॉडर्न बिहार जो है पूरी तरह इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक उसके, सारा टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा चंपारण अगर करेंगे तो चंपारण जीएस पेपर 1 के अंदर मेंस में भी लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ में बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी। जैसे कुछ समय पूछा गया था कि चंपारण आंदोलन के दौरान, बिहार में चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किसने जहर खाने से बचाया था। ठीक है, कौन से व्यक्ति हैं, तो ये ऐसे करके सवाल भी पूछे जाते हैं, तो वो चंपारण आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं क्रांतिकारी, इसके अलावा किसान, बिहार किसान सम्मेलन, बिहार किसान सम्मेलन, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार किसान सम्मेलन से। इसके अलावा है क्रांतिकारी आंदोलन बिहार में। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, किसके द्वारा, खुद्दीराम बोस के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके सवाल पूछे जाते हैं कि खुद्दीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड क्यों हुआ था, किसको मारने की साजिश किया गया था। ठीक है, खुद्दीराम बोस को फांसी की सज़ा कब दिया गया, जिस समय खुद्दीराम बोस को फांसी की सज़ा दिया गया उस समय उनकी आयु कितनी थी, तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आते हैं बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, जैसे भारत में आप पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे खिलाफत आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। उसके बाद आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड आंदोलन, उसमें बिहार का प्रभाव क्या था, साइमन कमीशन। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन,
साइमन कमीशन के बाद जैसे उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आता है दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा से सवाल पूछे जाते हैं कि बिहार के कौन सा व्यक्ति जो था दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ गया था, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दास्ता का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ठीक है। जिसमें हम पढ़ते हैं जय प्रकाश नारायण के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ते हैं। उषा मेहता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं भारत के लिए भी, और अगर उसमें बिहार की भूमिका देखी जाए तो उसमें बिहार की भूमिका भी अहम है। तो ये सारे राष्ट्रीय आंदोलन जो है जिसमें बिहार की भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इससे सवाल पूछते हैं कि किसने बनाया था, तो जय प्रकाश नारायण। तो ये सब पूछ लेगा कि कब बना था, ठीक है, कहाँ बना था, इसमें कौन कौन भाग लिया था, इसका मुख्य कार्य क्या था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आते हैं बिहार मुस्लिम लीग जो 1937 में हुआ था वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जनजाति आंदोलन या जनजाति विद्रोह, ठीक है। तो जनजाति विद्रोह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं कुछ सवाल, जैसे नोनिया विद्रोह, इसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा है जैसे संथाल विद्रोह। इसके बाद आता है मुंडा विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, लोटा विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है। इसके बाद आता है चेरा विद्रोह। इसके अलावा ताना भगत विद्रोह, ठीक है। तो ऐसे कर कर बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुआ था। अब संथाल और मुंडा देखेंगे तो आपको मेंस में भी लिखने के लिए आएगा, कहाँ पर, जीएस पेपर 1 के अंदर। तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। जनजाति विद्रोह के बाद विदेशी यात्रियों का आगमन, ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें मेगास्थनीज, ठीक है। इससे सवाल पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, पहले कहाँ था, ठीक है, कहाँ का रहने वाला था। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। इसके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई थी, ठीक है। तो ये होगा। इसके अलावा पीटर मुंडी, ठीक है। तो ऐसे कर कर व्यक्तियों के नाम होंगे और उनके द्वारा किया गया रचना के बारे में, ठीक है। तो ये सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब है उसके बाद फेमस पर्सन, फेमस पर्सनालिटी, ऑफ बिहार।
ठीक है। अब इससे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। तो ऐसे करके फेमस पर्सन दिया रहेगा और उसके बारे में मतलब सवाल पूछे जाते हैं। बिहार के जो भी फेमस पर्सन है, ठीक है, या बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, राज्यपाल कौन बने, बिहार के पहले जज कौन बने, ठीक है, तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। या बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये सारे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद है भूमि व्यवस्था या भूमि कर व्यवस्था, जैसे में अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। तो इससे सवाल पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा और कब लागू किया गया। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में कि कौन कौन सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया और किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मॉडर्न बिहार कहें तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट से। तो ये थे बिहार स्पेशल में बिहार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को दबा लें।